हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग बाय चार्ट कुकरेजा के चैनल पर। हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सीजीएल 2024 में आए हुए टीयर 2 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। शिफ्ट है 18 तारीख की, 9 से 12 की ये शिफ्ट है, यानी कि इसके 30 क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि कितने नंबर कंटेन करते हैं बच्चों? 90 नंबर। रीजनिंग में हर क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है? 3 नंबर का आ रहा है। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग इकट्ठे आता है, आपको पता है। मैथ्स प्लस रीजनिंग को 1 घंटा मिलता है। अब आपको यहाँ पर क्या टारगेट करके चलना है बच्चों? 90 में से आपके 85 प्लस तो आने ही आने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो ये सिर्फ 17 मिनट के अंदर अंदर करना है, क्योंकि मैथ्स आपको पता है अर्थमेटिक के साथ साथ क्या आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मैथ्स पर तवज्जो और मैथ्स के लिए टाइम बचाना पड़ेगा, जो कि रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। उसके लिए आपको रीजनिंग में क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आपको मैं सॉल्यूशन करा देती हूँ। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, याद रखना। यहाँ पर देखिए आपको एग्जामिनर क्या कहता है, आपको यहाँ पर ओड वन आउट ढूंढना है, और आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा पेयर यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, यानी कि वर्गीकरण यहाँ पर आपको करना है। यहाँ देखिए, मंदिर में जाकर आप क्या करते हैं? प्रे करते हैं बच्चों। टेम्पल में क्या करते हैं? प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। थिएटर में मूवी देखते हैं। लेकिन पार्क में स्विम थोड़ी करते हैं बच्चों। स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं, पार्क में स्विम नहीं करते हैं। इसलिए सेकंड आपका क्या रहेगा? ओड वन आउट रहेगा। वर्गीकरण हो जाएगा किसका? सेकंड का। देखिए, जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर दिया है वो एकदम सही आंसर करके आया है। दूसरा क्वेश्चन है मिरर इमेज से। ये रहते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत इजी हैं। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। बोला है ये एम एन क्या है? ये मिरर है बच्चों। ये क्या है? मिरर है। अब यहाँ पर मिरर इमेज में क्या होता है? जितनी भी चीज़ें राइट में होंगी वो लेफ़्ट में चली जाएंगी, और लेफ़्ट में होंगी वो कहाँ चली जाएंगी? राइट में चली जाएंगी। अप और डाउन, यानी कि टॉप का बॉटम में चेंज होना, बॉटम का टॉप में चेंज होना, वो वाटर इमेज होता है बच्चों। ये क्या है? मिरर इमेज है। तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा अक्षर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। पलटेगा मतलब यहाँ से वाई टू, इस तरीके से यहाँ पर आकर के टू बनेगा। यानी कि आपके पास जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन करके आएगी। इस तरीके से ये अक्षर बन करके आएगा। इसके बाद देखिए, टू यहाँ पर क्या कर रखा है? सेकंड में देखिए, टू एज इट इज़ का एज इट इज़ है बच्चों। पूरा का पूरा वर्ड, यानी कि शब्द भी बदलेगा राइट से लेफ्ट में, और उसके अक्षर यानी कि लेटर्स और नंबर्स भी, लेटर्स एंड नंबर्स भी क्या होंगे? बदलेंगे। टू एज इट इज़ का एज इट इज़ नहीं रह सकता है, क्योंकि वो मिरर इमेज में चेंज होगा, इसलिए सेकंड कट हो जाता है। वाई देखिए सब में क्या कर रखा है? सेम कर रखा है। फाइव भी देखिए सब में क्या है? सेम है। लेकिन सेवन, सेवन इस तरीके से है तो मिरर इमेज उसका इस तरीके से आना चाहिए। ये क्या दे रखा है? सेवन की वाटर इमेज दे रखी है, इसलिए सेकंड भी क्या हो गया? कट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर किसमें चेंज है? यू और एन दे रखा है बच्चों। एन अगर इस तरीके से दे रखा है तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। यू का क्या है? वाटर इमेज बन गया है मतलब वो, इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका? थर्ड रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। आंसर जिसने दिया है सही भी दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक और पार्ट रहता है। क्या है ये? ब्लड रिलेशन। भैया ब्लड रिलेशन एक बार ही करना होता है, स्पीड एक बार बनानी है, कंसेप्ट एक बार करना है। प्री और मेंस में आपको मिनिमम 5 नंबर मिलेंगे, मिला करके 2 और 3 मिनिमम बोला है, यानी कि न्यूनतम, कम से कम मिलेंगे। यहाँ देखिए क्या है? ये फॉरवर्ड रिलेशन है। क्या है बच्चों? ये फॉरवर्ड रिलेशन है। यहाँ पर क्या बोला गया है? ए बी का क्या है? पिता है। ए बी के भाई हैं, माता है, भाई हैं, पत्नी है और पिता है। यहाँ पर अगर ये रिलेशन दिया गया है तो यहाँ पर आपके पास ए से बी का रिलेशन है सभी में ही, यानी कि फॉरवर्ड रिलेशन दिया गया है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? यू का रिलेशन किससे दिया जाएगा? वी से। वी का रिलेशन डब्ल्यू से, डब्ल्यू का वाई से, और वाई का जेड से। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है माता है बच्चों। प्लस का मतलब माता है, तो कौन माता रहेगी? यू। किसकी माता है? वी की माता है, तो यू के लिए नेगेटिव, वी की माता है। बच्चे नीचे, माता पिता हमेशा ऊपर रहेंगे। इसके बाद उसने क्या बोला है?
डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता है बच्चों, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता है। वी क्या है, पिता है, किसके पिता हैं, डब्ल्यू के पिता हैं बच्चों, तो वी को हमने क्या बना दिया है, डब्ल्यू के पिता बना दिए हैं। चलिए एक सेकेंड, डब्ल्यू के क्या बना दिए हैं, पिता बना दिए हैं। इसके बाद उसने क्या बोला है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है बच्चों, भाई, भाई है यहाँ पर, कौन भाई है, डब्ल्यू, भाई है किसका, वाई का बच्चों, क्योंकि फॉरवर्ड रिलेशन है। मल्टीप्लाई है आखिरी, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, वाइफ यानी कि पत्नी दे रखा है। कौन पत्नी है बच्चों, यहाँ पर वाई पत्नी है, किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो वाई के लिए नेगेटिव, और जेड क्या रहेगा, पति रहेगा, किसका पति रहेगा बच्चों, वाई का पति रहेगा। रिश्ता किसका बताना है, हाउ यू इज रिलेटेड टू जेड, यानी कि यू का संबंध, क्या बताना है, यू का संबंध बताना है, किससे बताना है, जेड से बताना है, किससे बताना है, जेड से बताना है। तो बच्चों आप किधर जाएंगे, जेड से यू तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जेड से यू तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जेड की पत्नी, जेड की पत्नी, पत्नी के पिता की माता हैं यू, जेड की पत्नी की, जेड की पत्नी के पिता की माता कौन है, यू है। तो आप कहाँ गए, जेड से कहाँ तक गए, यू तक गए, क्योंकि यू का संबंध बताना था, किससे बताना था, जेड से बताना था। इसीलिए जेड की पत्नी की, यहाँ पर इसको रब कर दे रही हूँ मैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे इस चीज़ को, कि जेड की पत्नी के पिता की माता है, कौन है, यू है। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए कहाँ आएगा, ये कहता है जेड की माता की बहन है, नहीं, जेड की माता कौन दे रखी है, जेड की पत्नी की माता की बहन है, नहीं, जेड की पत्नी की माता दे ही नहीं रखी है, इसलिए माता का तो ऑप्शन गया, देखिए माता का तो ऑप्शन गया, जेड की माता नहीं है, जेड की पिता की माता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद आते हैं भैया, क्या दे रखा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको बस यहाँ पर क्या करना है, मैथ्स का इस्तेमाल करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें ये जानना है कि b का मतलब क्या दे रखा है, 55 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि b का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, d का मतलब क्या है, -13, और b क्या है, मल्टीप्लाई फिर से 2, c दे रखा है, c का मतलब है +14, a का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड यानी कि 7, d का मतलब क्या था, -15, उसके बाद b क्या है, 5 बच्चों, उसके बाद फिर से c दिया है, c का मतलब है +102, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 2, और फिर क्या दिया है, +15। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, बोर्ड मास याद रखना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ पर 51 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 51 आएगा। चलिए क्या आएगा, यहाँ पर 51 आएगा। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 275 आएगा, माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा, प्लस क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, देख लीजिए कितना आएगा, 75 आएगा, +51, और प्लस क्या रहेगा, 15 रहेगा बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस वाले 2 हैं, बाकी सारे प्लस कर लेते हैं हम लोग। एक काम और करते हैं, इन्हें प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर रहेगा 66, और 2 कितना रहेगा, 67 रहेगा, है ना, 275 +67, माइनस यहाँ पर देखिए आपके पास कितना रहने वाला है, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे माइनस करेंगे, 101 में से कितना जाएगा, 67 काट दीजिए, चाहे उसे काट दीजिए, आपकी इच्छा है। चलिए आप इसे काट दीजिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर रहेगा आपके पास 174 +67। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 7 और 4 11 आ रहा है, 243 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों यहाँ पर।
6 और 8 रहेगा यहाँ पे, माफ़ी दे दीजिए। 51 + 15 कितना रहेगा, 66 रहेगा, +2 बच्चों 68 रहेगा, 67 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 8 रहेगा। तो यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे, किसे प्लस करेंगे, 174 और 68 को, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 242 रहेगा। 241 आंसर आ रहा था, 242 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पज़ल, यूजुअली पज़ल्स नहीं आती हैं, याद रखना, यूजुअली पज़ल्स नहीं आती हैं। तो मैम यहाँ कैसे आ गई है, भैया एसएससी है, वो कुछ भी कर सकता है। आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट आया करती थी, लेकिन पज़ल भी उसने डाल दी है। डे बेस्ड पज़ल है ये, यानी कि दिनों के बेसिस पर ये पज़ल है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग क्या है, मंडे से। आपको हमेशा वो देगा, स्टार्टिंग दे रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ख़त्म कहाँ कर रहा है, संडे तक दिया है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, ये हमेशा टेबल की फॉर्म में रहने वाली है। देख लीजिए टेबल बन चुकी है हमारी। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर उसने बोला है क्यू का जो एग्ज़ाम है बच्चों, वो सैटरडे यानी कि शनिवार को है। बोलता है क्यू का एग्ज़ाम कब है, शनिवार को है। अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे दो बना सकते हैं। ये क्या बन जाएंगी, संभावनाएं बन जाएंगी कि आगे कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो एसएससी के एग्जामिनेशन में एक ही चीज़ बहुत है, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी बहुत है। फिर उसने बोला कि दो व्यक्तियों का, ओनली 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू। 2 पर्सन का जो एग्ज़ाम है वो एस और क्यू के बीच में है। तो देखिए नीचे तो 2 व्यक्ति आ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, आखिरी से दूसरे स्थान पर है। तो देख लीजिए 2 व्यक्ति छोड़ करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर उसने बोला आर हैज़ द एग्ज़ाम बिफोर एस बट आफ्टर पी। आर का जो एग्ज़ाम है एस से पहले है और पी के बाद है। क्या बोला गया इस लाइन में, आर का जो एग्ज़ाम है वो एस से पहले और पी के बाद है बच्चों। तो एस से पहले और पी के बाद आपको, आप खुद से देखिए, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कितनी पहले कितनी बाद, लेकिन यहाँ पर देखिए या तो आर यहाँ आ सकता है एस से पहले, या फिर आर यहाँ आ सकता है एस से पहले। ये दो ही तो स्थान बचे हैं एस से पहले में, लेकिन पी के भी तो बाद है। लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में पी आ ही नहीं सकते, क्योंकि इस वाली पॉसिबिलिटी में, इस वाली संभावना में आर का सबसे पहले पेपर दे दिया गया है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी संभावना, पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला यू का जो एग्ज़ाम है ना, इमीडिएटली आफ्टर, यानी कि ठीक बाद में है किसके, टी के। यू का जो एग्ज़ाम है ठीक बाद में है किसके, टी के, यानी कि टी का पहले है फिर क्या है, यू का है, और ये पेयर की फॉर्मेशन में आएगा, यानी कि ये क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। बताइए यू और टी कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, देखिए यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं और कोई जगह ही नहीं है। बचा हुआ व्यक्ति कौन है, वी है। बचा हुआ व्यक्ति कौन है, वी है। तो पूछा ही यही गया है कि वी का एग्ज़ाम कब है बच्चों, वी का एग्ज़ाम संडे को है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया, एनालॉजी से क्वेश्चन है, और आपको ये पता है कि एनालॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन ये दिया गया है, विद इन 10 सेकेंड से होने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि भैया एसएससी सीजीएल का पेपर है तो बहुत ही मुश्किल होगा। रीजनिंग के पर्सपेक्टिव में आपको मुश्किल क्वेश्चन कम मिलेंगे, लेकिन आपको स्पीड यहाँ पर बना करके चलनी पड़ेगी। इस चीज़ को मान करके चलिए। 215, 185 और 135 का रिलेशन यहाँ पर देना है। देखिए पहले नंबर में से, फर्स्ट नंबर में से 30 घटा दीजिए, क्या दूसरा नंबर आ रहा है, और दूसरे नंबर में से 50 घटा दीजिए, 50 कम कर दीजिए, क्या तीसरा नंबर आ रहा है। 215 में से क्या घटाएंगे, 30, 185 आ गया। 185 में से 50, 135 आ गया। यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो किस ऑप्शन में हो रहा है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 से चेक करेंगे हम लोग। 238 में से हमने 30 कम किए तो कितना आना चाहिए था, 208, जो कि यहाँ पर दे रखा है। फिर 50 कम कर दीजिए, कितना आना चाहिए, 158 आना चाहिए। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एसएससी ने कंसेप्ट तो इजी दिया ही दिया, उसके साथ साथ आपको बहुत पहले ही आंसर दे दिया, यानी कि आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एसएससी को थैंक यू बोलो, फ्री के नंबर उसने दिए हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला गया है सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स, सॉल्वर एस एम्प्लॉयज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस ensuring efficient and accurate resolution to complex challenges। बोला है पज़ल सॉल्वर जो एक्सपर्ट होते हैं पज़ल्स को सॉल्व करने में, उनके ही सिमिलर, उनके ही जैसे सॉल्वर एस के एम्प्लॉयज़ ने बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक होता है एक तरीके से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन अप्रोचेज़ यहाँ पर निकाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज़ यहाँ पर निकाले हैं। यानी कि अगर कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने का एक बहुत सिस्टमेटिक, एक बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर निकाला है, जिससे क्या इंश्योर होगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, कब बढ़ेगी, जब चैलेंजेस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, भयंकर अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, तब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन बहुत इजीली और एक्यूरेटली और एफिशिएंटली निकलेगा। तो यहाँ पर उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड क्या होता है देख लीजिए, दे रखा है। एंड इन्फ्रेंस इज समथिंग जो कि आप डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है। ऑब्वियसली अगर जो चीज़ पहले से ही मैंने यहाँ पर दे दी है, जो कि स्टेटमेंट में दे रखी है, तो आप डिराइव क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से आपको कोई चीज़ इन्फोर करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, डिड्यूस, कंक्लूड करना है। आपको बताना है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कहता है पहला, efficiency and accuracy of solver in resolving complex challenges may be attributed to their systematic problem solving method। हाँ जी, ये आएगा आपका मे बी लिखा है कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी है किसकी, सॉल्वर एस की, बोला ना सॉल्वर एस, तो रेलिवेंसी आ रही है। और यहाँ पर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी भी बोला है। उसने बोला कि अगर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आ रही है सॉल्वर एक्स की, वो किसकी वजह से आ रही है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो उन्होंने बनाया है उसकी वजह से आ रही है। यही बात बोली गई है ऊपर, उसी को ही हमने अपनी भाषा में कंक्लूड यानी कि डिड्यूस किया है, निष्कर्ष निकाला है उस चीज़ का। क्या निकाला है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस मैंने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, उससे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, एफिशिएंसी आ रही है और एक्यूरेसी भी आ रही है। तो पहला तो सही है। फिर उसने बोला सॉल्वर एस यूटिलाइजेस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस सिमिलर टू द एक्सपर्ट पजल सॉल्वर। ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसने क्या बोला है यहाँ पर देखिए, सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर। सॉल्वर एस ने भी क्या किया है, यहाँ पर अपनी अप्रोचेस बनाई हैं। उसने ये नहीं बोला कि उसने वहाँ पर उसी को ही कॉपी किया है, नहीं, उसने उसको यूटिलाइज किया है। तो ये भी हम इन्फर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष निकल करके आते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें एनालॉजी प्लस ओड वन आउट है, यानी कि यहाँ पर समानताएं और वर्गीकरण दोनों ही करना है। 13 का रिलेशन 144 से है, 31 का रिलेशन 341 से है, 22 का रिलेशन 242 से है, 18 का रिलेशन 198 से है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता है, यानी कि वो अलग है, सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखिए 13 का रिलेशन 144 से अगर हम देखेंगे तो कुछ 8 या 9 की मल्टीप्लाई के बाद आएगा, लेकिन 8 या 9 की नहीं, 10 के बाद की मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। लेकिन अगर मैं 31 का रिलेशन 341 से निकालना चाहूँ तो बहुत इजी है कि अगर हम 31 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 341 आएगा, 22 की मल्टीप्लाई भी 11 से करेंगे तो 242 आएगा, 18 की मल्टीप्लाई भी 11 से करेंगे तो 198 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जिसमें अगर आप 13 की मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, अगर आप 13 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 143 आएगा। कितना आएगा, 143 आएगा।
144 नहीं, कितना आएगा 143 आएगा। यानी कि मैंने कहा था ना 10 के बाद की कोई मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन 10 के बाद की मल्टीप्लिकेशन 11 से एग्जैक्ट क्यों नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर रहेगा। चलिए, मैंने कहा था सिटिंग अरेंजमेंट आता है और सिटिंग अरेंजमेंट एग्जामिनर ने दे दिया। यहाँ देखिए सर्कल है, सारे सेंटर की तरफ बैठे हैं, कितने जने हैं, दो दो चार पाँच छः ही जने हैं बस। देखिए इस तरीके से बनाएंगे, आपके पास जो पर्सन है वो आमने सामने होने चाहिए। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। बोला है पी जो है ना वो सेकंड टू द लेफ्ट है टी के, टी से बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। क्या मुझे इससे यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बच्चों, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टैंड स्टिल कर देता है, यानी कि इसके बाद का कोई ना ही पी से कोई लेना देना है ना ही टी से कोई लेना देना है, तो आपका यहाँ पर इस चीज़ से शुरू करना सही नहीं रहेगा। आप यहाँ देखिए मेरे पास एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, फिर लिख रखा है क्यू जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, फिर से क्या दे दिया है, एस और ओ की इन्फॉर्मेशन दे दी है। यानी कि मैं एस वाली लाइन से शुरू करूँगी, पहली वाली लाइन मैं स्किप करूँगी। क्या बोला है, एस जो है वो दाएं से तीसरे स्थान पर है किसके, क्यू के। तो आप क्यू को कहीं भी बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा में बिठाए गए लोग क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो क्यू से राइट साइड, अब क्योंकि ये सारे सेंटर फेस कर रहे हैं तो इसका राइट इस तरफ रहेगा बच्चों, यानी कि दायां हिस्सा इस तरफ रहेगा। क्यू से दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से तीसरे स्थान पर मतलब दो छोड़ करके यहाँ पर कौन है बच्चों, एस है। यहाँ पर कौन है, एस है। एक और चीज़ समझिए, 6 जने हैं, 6 के आधे की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दाएं और बाएं के साथ तो आमने सामने ही बैठेंगे, ये बात भी फिक्स थी। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है क्यू जो है ना वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को भी डाल दिया है, यानी कि ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है जिसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्यू जो है, ओ जो है वो एस के सेकंड टू द राइट में है, यानी कि एस से दाएं से दूसरे स्थान पर। बच्चों एस जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, यानी कि टेक्निकली वो दक्षिण दिशा साउथ साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट इस तरफ होगा। और सेकंड टू द राइट है ना, यानी कि दाएं से दूसरे स्थान पर है तो एक छोड़ेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब पी यहाँ नहीं आ सकता है, ये बात स्पष्ट है। यहाँ पर अब पी को हटा देते हैं, ठीक है, जगह की कमी है। इसके बाद उसने एक लाइन बोली थी, पी जो है वो टी के सेकंड टू द लेफ्ट में है, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। तो मुझे एक बात बताइए आप सभी, अगर मैं टी को यहाँ बिठा दूँ, ठीक है, मैं संभावनाएं ले रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं संभावना के लिए। टी यहाँ आ सकता है, आप बोलेंगे यस मैम आ सकता है। क्या टी यहाँ आ सकता है, हाँ जी मैम टी यहाँ भी आ सकता है और टी यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि टी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला गया है। चलिए, अगर मैं टी को यहाँ बिठाती हूँ तो इसका बायां हिस्सा इस तरफ है, हाँ जी इसका बायां हिस्सा इस तरफ है। टी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन होना चाहिए, यानी कि एक छोड़ करके पी होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर पी आ ही नहीं सकता है, मना किया गया है। दूसरी बात यहाँ पर ओ पहले से ही बैठा है, इसीलिए टी का ये संभावना गलत हो जाएगी। फिर से देखिए, टी को अगर मैं यहाँ बिठाती हूँ, बायां हिस्सा इसका अभी भी इस तरफ है, बाएं से दूसरे स्थान मतलब एक छोड़ करके यहाँ पर क्यू की जगह कौन होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, जो कि क्यों बैठा है ना। पी को थोड़ी ऐसे थोड़ी कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा हटो साइड दो, हमें तो पी को बिठाना है, नहीं हो सकता। यानी कि टी की भी वो वाली पोजीशन में नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी, इसका बायां हिस्सा अब ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पी एक जना छोड़ करके, यानी कि क्यू का जो इमीडिएट नेबर है यानी कि निकटतम पड़ोसी वो पी नहीं है। नेगेटिव बात भी हमारी पूरी होगी, यानी कि यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर पी नहीं आ सकते हैं, ये बात भी सच हो गई और सारी बातें हो चुकी हैं। आर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के संदर्भ में ओ किस स्थान पर है ये बताना है। तो बच्चों ये रहा
आपका आर, आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, क्यू है, तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। ठीक है, इजी, इजी, फास्टली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आया है, देखिए क्लासिफिकेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट भी बोल सकते हैं, वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर ए में, बी में, सी में, डी में और ई में से अलग क्या है, देखो ऑप्शन यहाँ पर ई का दिया ही नहीं हुआ है। पहली बार देख लो, ऑप्शन ई का दिया ही नहीं हुआ है। ई में देखिए क्या किया गया है, ये जो फिगर यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई है, उसे 90 डिग्री से घुमाकर, है ना, 90 डिग्री से घुमाकर किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, यहाँ पर 2 जगह पर रख दिया गया है। ऐसे ही देखिए ए में भी किया गया है, 90 डिग्री से घुमाया है किसे, टी को, और दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया है और यहाँ पर इसे रख दिया गया है। यहाँ देखिए इसे भी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया गया था और यहाँ पर कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, और ये भी यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन सी में देखिए, यहाँ पर अगर ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, ये क्या है, ये तो वामावर्त दिशा हो गई, यानी कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया गया है। देखिए यानी कि यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणावर्त दिशा में टर्न किया गया है, यहाँ पर वामावर्त कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबरदस्त और इजी क्वेश्चन। क्या है ये, यहाँ पर एनालॉजी आप इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनालॉजी। क्या किया गया है इसको, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि हैश की जगह एक लेटर यानी कि एक शब्द आएगा, परसेंटेज की जगह भी एक शब्द आएगा। एनालॉजी क्या कहता है, हैश का रिलेशन इस वाले अक्षर से जो भी है, एस वी ए का परसेंटेज से वही रिलेशन होगा। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 पुट करना पड़ेगा। अगर बी बी जे का रिलेशन एक्स ए एफ से है, तो यहाँ पर एस ए एस वी ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ओ आर डब्ल्यू से होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बी से क्या आया है, एक्स आया है, बी से क्या आया है, ए आया है, और जेड से क्या दे दिया इन्होंने, एफ दे दिया है। जे से क्या दे दिया है बच्चों, एफ दे दिया है। जैसे क्या दिया है, एफ दिया है। तो यहाँ पर रिलेशन देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, -1 किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, -4 किया गया है। तो यहाँ देखिए -1 नहीं हो रहा है, वी से आर जाएंगे तो -1 थोड़ी होगा, तो इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम रिलेशन नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में बी ई जे का रिलेशन किससे दिया है, एक्स ए एफ से दिया है। फिर से देख लीजिए, ओ आर एस ए वी का रिलेशन, एस वी ए का रिलेशन ओ आर डब्ल्यू से दिया गया है। अब यहाँ पर तो रिलेशन सेम ही है, ओ आर डब्ल्यू। यहाँ पर 22 से क्या आया है, 18 आया है, यानी कि -4 हुआ है। फिर 5 से क्या आया है, 1 हुआ है, -4 हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 से क्या आया है, 6 आया है, -4 हुआ है। यहाँ पर भी 1 से क्या आया है, 23 आया है, क्या हुआ है, यहाँ पर 1 से 23 होगा तो -4 हुआ है। ऐसे ही 19 से क्या आया है, 15 आया है, -4 हुआ है, और 2 से क्या आया है, 24 आया है, -4 हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा, और कंसेप्ट किसका चल रहा है, -4 का चल रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, बी है। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि आपको रिलेशन निकालना है किसका, यहाँ पर आपको यहाँ पर एस का रिलेशन निकालना है। एस क्या बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ये बताना है बच्चों। ये है डायरेक्ट कोडिंग।
क्या है ये, डायरेक्ट कोडिंग है। तो यहाँ पर आपके पास एस दोनों में क्या है, कॉमन है। पैराग्राफ कोडिंग में आप इसे बोल सकते हैं, कॉमन है यानी कि समान है। एस का एक ही कोड रहा होगा। यहाँ पर देखिए कोड्स में क्या सिमिलर है बच्चों, कोड्स में 3 सिमिलर है, तो एस भी सिमिलर है और 3 भी सिमिलर है, यानी कि कॉमन है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। नेक्स्ट, ये है आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ देखिए मीनिंगफुल सीक्वेंस कैसे रहने वाला है। आपके पास डिज़ाइन, टेस्ट, कंसेप्चुलाइज, डेवलप और इम्प्लीमेंट होता है। बच्चों आप कुछ भी करिए, आप सबसे पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं। आपको मान लीजिए डिज़ाइन है, टेस्ट है, डेवलप है, ये आप इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में कैसे जाए। अगर मान लीजिए मुझे कोई सूट सिलवाना है या आपको कोई कोट पैंट सिलवाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम कंसेप्ट देखते हैं कि मुझे वेस्टर्न कल्चर में सिलवाना है, वेस्टर्न आना चाहिए या इंडियन पार्ट आना चाहिए, प्रॉपर कुर्ता पजामा आना चाहिए या उसमें वेस्टर्न टच भी आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट ढूंढते हैं कि मेरा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, है ना। यही हम ड्रेसेस में भी करते हैं, यही हम सूट में भी करते हैं। फिर सामने वाला हमारे लिए क्या करता है, डिज़ाइन करता है बच्चों। वो बताता है कि देखिए मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, तो ये आपका कंसेप्ट क्या चलेगा, उसमें एग्री करेगा आपका कंसेप्ट। तो सेकंड क्या रहेगा, डिज़ाइन रहेगा। फिर उसमें क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, यानी कि आप कपड़ा लेकर के आएंगे तो उसको बनाया जाएगा, बनाने के बाद वो डेवलप हो गया यानी कि अच्छे से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर फंक्शन में आप डालते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट तो सबसे एंड में होता है। कोई भी चीज़ हो रही है तो वो इम्प्लीमेंट सबसे एंड में होएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो पहले आप कंसेप्ट ढूंढते हैं कि किस बेसिस पर मुझे वो पॉलिसी बनानी है, क्या कंसेप्ट है उस पॉलिसी का। फिर आप उस पॉलिसी को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के बाद आप डेवलप करते हैं। डिज़ाइन क्या होता है, एक रफ़ वर्क होता है बच्चों, रफ़ वर्क होता है। इसमें आप सिर्फ ऐसे मोटा मोटा सी चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे, फिर उसको अच्छे से डेवलप करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर हम उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, 3 यहाँ पर आंसर की फॉर्मेशन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीशन ऑफ फिगर से। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि ये पूरा आपको दिख जाए। अब यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर से क्या है, ये क्वेश्चन है। आपको इस फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है बच्चों। पहली बात तो 3 को एलिमिनेट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया आएगा उसमें शेडेड पोर्शन आएगा ही आएगा। फिर हम एक को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को देखूँ तो ये वाला हिस्सा मुझे दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा शेड थोड़ी हुआ है। यहाँ पर इसने ये पूरा हिस्सा शेड कर दिया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों इस वाले हिस्से को भी एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी पूरा हिस्सा यहाँ पर शेड नहीं हुआ है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ये शेड हुए हैं, यानी कि ये देख लीजिए क्या बन कर के आ रहा है, एक ट्रायंगल बन कर के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। मेथड हमने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नंबर बेसिस पर ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, नंबर है 5, 2, 3, 8, 6, 4 और 1, है ना। फिर बोलता है ये क्या कर दीजिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में लेफ़्ट से राइट लगा दीजिए। लेफ़्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बढ़ते क्रम में पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अच्छा पहले 1 आएगा, 1 तो रह गया, अरे बाप रे। चलिए 1, 2, 3, फिर आएगा 4, 5, 6 और 8। ठीक है, अब पूछा क्या गया है इसको देख लेते हैं। इसने बोला है कौन सा अपने ही ओरिजिनल पोजीशन पे आया है और बदला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 बदले नहीं हैं, बाकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि अपने स्थान से बदल गए हैं। इसलिए आंसर क्या रहेगा बच्चों, 4 रहेगा। 2 ही अक्षर, 2 ही यहाँ पर नंबर ऐसे हैं जो कि बदले नहीं हैं, बाकी सारा बदल गया है। तो ये थे आपके पहले 15 क्वेश्चन, और बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये है आपका पार्ट 1 जो कि 35 मिनट्स का हुआ है। फटाफट से इसको देख लीजिए, शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस ला करके देती रहूं। शॉर्ट्स रील्स देखते रहिए ताकि क्वेश्चन से आप रूबरू होते रहें, जो कि एनालॉजी जैसे पार्ट में आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर सबको।